न- हो गया। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार बहुत स्वागत है हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में कैसी चल रही है तैयारी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी प्रकार से आपके आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे जो फ्लैश कर रहा होगा उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या हमारा पर्सनल नंबर है, आप लोग नोट करिए, 9971719417। तो आप इस पे जो है आप हमसे इवनिंग में जो है 7:30 बजे के बाद कभी भी आप बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो तो आप मुझे निसंकोच होकर बताइएगा, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उसका समाधान कर सकें। यदि आप लोग ये चाह रहे होंगे कि सर कोई आप जो है किसी टॉपिक को लेकर के आपको समस्या आ रही है, आप चाह रहे हैं कि सर उस पर वीडियो बना दें, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। मतलब आप पढ़िए, आपको कुछ भी समस्या आएगी तो मेरा संस्थान जो है आपके साथ खड़े हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, अब की बार मेंस पार जो सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम जीएस प्रश्न पत्र देखिए 1 से प्रश्न करा रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि भूकंप जो है शब्द को परिभाषित कीजिए, विश्व की प्रमुख भूकंप पेटियों की चर्चा कीजिए। अगर आप पीवाईक्यू आपने देखा होगा जो 2018 से लेकर के 23 तक का जो रहा है, तो देख रहे होंगे कि जो सुनामी है, चक्रवात है, भूकंप है, यहाँ से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आते ही रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। पीछे के अगर मैंने क्लास में देखा जाए तो चक्रवात पे और ज्वालामुखी पे मैंने प्रश्न कराया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वहाँ से जा करके देखें। और आज जो हमारा टॉपिक है वो भूकंप को लेकर के है, तो आइए इसको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सूचनाएं हैं। सूचना यही है कि प्रत्येक सुबह और शाम को 4 बजे और सुबह 9 बजे प्रत्येक पेपर से इस तरीके से हमारे जो है वो प्रश्न पत्र आते हैं, हम करवाते रहते हैं। तो इस समय तो चैनल पे ज़रूर बने रहिए, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि अगर आप एक दो वीडियो भी स्किप करेंगे तो वो फिर आपको आगे कवर करना पड़ेगा। और यदि कोई चीज़ जो है स्किप होती है, छूटती है, तो छूटती चली जाती है। तो इस तरीके के जो अप्रोच से बचिए, निरंतर बने रहिए, क्योंकि सफलता में एक बड़ा माध्यम होता है आपके निरंतर परिश्रम करने का। क्योंकि अगर आप जो है वो कहानी तो सुने होंगे बचपन में, कछुआ और खरगोश वाली, तो भले आप कछुआ बनिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन अगर लगातार चलेंगे तो आप अपनी सफलता के ज़्यादा करीब रहेंगे। और खरगोश की तरह चलेंगे तो हो सकता है कि 1-2 महीना तो आप भूत की तरह परिश्रम कर लें, लेकिन उसके बाद क्या है कि आपका जो है परफॉर्मेंस गिरने लगेगा, आप सुस्ताने लगेंगे, तो उससे तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है, लंबी प्रक्रिया है, यहाँ लंबी रेस का घोड़ा आपको बनना होगा, तभी जा कर के आप सफल होंगे। और प्रत्येक शनिवार को जो है वीकली हमारा करंट अफेयर्स आता ही आता है, तो आप लोग जो है इससे भी जुड़े रहिए। चलिए थोड़ा सा बताइए प्रश्न को कि चूंकि भूकंप को परिभाषित कीजिए, तो भूकंप के बारे में ही आप बता दीजिए, यही आपकी भूमिका हो गई। तो भूकंप जो होते हैं वो पृथ्वी का जो है वो कंपन है, जो ऊर्जा निष्कासन के कारण होता है। भाई भूकंप क्यों आते हैं? तो भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि जब ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा निकलने के क्रम में जो धरती है हिलती है, और जब हिलेगी तो यहाँ की जो चीज़ें हैं ऐसे ऐसे होती है। हम लोग तो दिल्ली में रह रहे हैं, आए दिन भूकंप आते रहते हैं। और स्टार्टिंग में विश्वास करिए, जब मैं दिल्ली में आया था तो अब चूंकि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ है तो सेंसिटिव जोन में वो भी, लेकिन दिल्ली की तुलना में वहाँ भूकंप नहीं आते, वहाँ कम आते हैं, या 10-20 साल में कभी एक आध बार आए हैं। यहाँ तो हर 2 महीने पे आ जाते हैं। तो मुझे एक आध बार तो डर लगा, लेकिन अब क्या स्थिति है कि भूकंप आता है, कुछ आता है, अगर मैं सो रहा हूँ तो सोया ही रह जाता हूँ, क्योंकि ये जान रहे हैं कि अगर आ ही गया तो निकलना बहुत टफ होगा वहाँ से बच करके। क्योंकि यहाँ इतनी कंजेस्टेड आबादी है, इतने ज़्यादा मकान बने हुए हैं, तो थोड़ा सा डर ख़त्म हो गया है, या कहिए कि भूकंप के साथ जीना सीख लिए हैं दिल्ली में रह करके। और जो दिल्ली के व्यूवर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, ये हमारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा तीव्रता का कभी भूकंप ना आए, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ की जो चीज़ें आप देख रहे होंगे,
कि जो अवैध बस्तियां बनी हुई हैं वो कितना घातक है और किस तरीके से बेतरतीब तरीके से बनाई गई हैं। तो कभी भी यदि आएगा तो ज़्यादा जान माल की क्षति होने की आशंका है। इसलिए हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान यहाँ के लोगों को बचाए रखे, मतलब सही सभी जगह के लोग बचे रहें। मतलब ये तो आपदा है, भाई धरती पे ही आपदा ना आए, लेकिन क्या करिएगा, ये प्राकृतिक कारणों से भी आता है, कुछ हद तक मानव जनित कारण भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वो तो आपके प्रश्न का पार्ट है, आगे देखेंगे। तो आपने इसको बताया, यह प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों जो है कारणों से हो सकता है। अगर प्राकृतिक कारणों की आप बात करें तो सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिक अस्थिरता, वलन एवं भ्रंशन, प्लूटोनिक घटनाएं व भूगर्भिक गैसों का फैलाव आदि। अब देखिए, ये ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिक अस्थिरता, वलन एवं भ्रंशन, ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप मुख्य परीक्षा के व्यूवर्स होंगे, हमारे मेंस पढ़ने वाले। ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो बेसिक स्टूडेंट हैं या क्लास के स्टूडेंट हैं, चूँकि ये एडवांस लेवल पे यहाँ हम चीज़ों को बता रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सब प्लूटोनिक घटना या भूगर्भिक गैसें, ये सब चीज़ों के बारे में आप समझ रहे होंगे। और यदि आप नहीं समझ रहे होंगे, यदि आप, तो प्लीज़ इसको जो है गूगल करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर एक समय के बाद भूल जाएंगे। रटने का कुछ भी प्रयास करेंगे तो रटी हुई चीज़ें 1-2 महीना 4 महीना तक होती हैं, और जब तक आप उसको रटते रहेंगे वो याद रहेंगी, और जैसे ही आप उसके 2-3 महीना उसको नहीं देखे तो वो भूल जाएंगे। यदि आप समझ के चीज़ें करेंगे तो वो आपको हमेशा आपके लिए बनी रहेंगी। तो समझने का ज़्यादा प्रयास करिएगा, और इसी के तहत जो है आप जब भी कुछ ऐसे टर्म्स आए आपको ना समझ में आए, तब तो बहुत आसान तरीका चैट जीपीटी का या गूगल का कि आप करके देख लें, या आप जो है आपके पास जो टेक्स्ट बुक है वो आप देख लें, तो वहाँ से चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर यहाँ हम बताने लगे सारी चीज़ें तो विश्वास करिए कि इन सबों पे जो है आधा घंटा हो जाएगा, और वो फिर जो अब बार मेंस पार सीरीज का जो लक्ष्य है वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हम क्लास में तो करवाते रहते हैं, तो वो क्लास की चीज़ें हैं, यहाँ तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना होगा। जबकि कृत्रिम या मानव निर्मित कारणों में अगर आप देखते हैं तो सड़कों का निर्माण, बांधों, विशाल जलाशयों आदि का उदाहरण जो है लिया जा सकता है, क्योंकि इनके कारण भी जो है वो भूकंप आते हैं। इसके अलावा परमाणु परीक्षण भी भूकंप के लिए जो है वो उत्तरदायी हैं। तो इस पैराग्राफ में जो है आपने थोड़ा सा भूकंप के बारे में बताया और भूकंप के कारणों को बताया कि भूकंप के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, तो मानव जनित कारण बताया और प्राकृतिक कारण बताया। देखिए, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो प्राकृतिक कारण ही होते हैं, और कुछ हद तक जो है मानव जनित कार्यों के द्वारा भी भूकंप आते हैं, लेकिन ये भूकंप बहुत ज़्यादा विनाशकारी नहीं होते। जो मानव निर्मित जो कारण है, ये हल्के फुल्के स्तर के भूकंप आते हैं, या अब ये तब भयानक हो जाएंगे जैसे अगर परमाणु परीक्षण जो है वो समुद्र में कर दिया जाए, तो वहाँ जो है वो सुनामी उठने की संभावना हो जाएगी, तो उससे जो तटीय देश है वो प्रभावित हो जाएंगे। तो भाई अगर परमाणु परीक्षण किया ही जाएगा तो ऐसी जगह का चुनाव ही नहीं किया जाएगा। जब पोखरण में चीज़ें की गई थी, जो हमारे सरकार के द्वारा जो परीक्षण किए गए थे, तो वो उसके बाद भी कुछ बहुत सीमित रिक्टर पैमाने का जो है आया था भूकंप, तो वो बहुत ज़्यादा जो है हानिकारक नहीं होते, लेकिन हाँ कारण ज़रूर होते हैं। इसलिए जब प्रीलिम्स में आए प्रश्न, तो ऐसा नहीं है कि केवल प्राकृतिक कारणों से आते, नहीं, ये प्राकृतिक प्लस मानवीय दोनों कारणों से जो है भूकंप आते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहाँ से भूकंप जो है वो शुरू होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। सपोज करिए कि ये आपके पृथ्वी का सतह है अगर, और ये गहराई है, अगर सपोज करिए कि यहाँ जो है भूकंप शुरू हुआ, तो इसी को क्या कहते हैं, फोकस, मतलब भूकंप मूल कहते हैं। और यहाँ से निकल करके यहाँ जो क्षेत्र, जब धरातल पे भूकंप पहुँचता है तो इसे जो कहते हैं वो भूकंप केंद्र कहते हैं।
तो ये आपको बता दीजिए कि जो जहाँ से शुरू होता है वो फोकस कहते हैं, तथा जहाँ सबसे पहले भूकंप की लहरों का जो है अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और भूकंप के लहरों का जो अनुभव बेसिकली कहाँ किया जाता है, तो धरातल पे ही किया जाता है, जो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो तरंगे निकलती हैं। तो चूंकि वो इस आपके प्रश्न का वो पार्ट नहीं है तो मैंने उसको बताया नहीं, और मुझे उम्मीद है कि वो सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे, और अगर नहीं जान रहे हो तो एक बार जो है आप लोग देख लीजिएगा उसको। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को जो है वो 3 वर्गों में रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि सामान्य भूकंप किसे कहते हैं, जो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पे होते हैं। जैसे अगर ये आपका धरातल है और ये अगर है तो इसे जो है सामान्य भूकंप कहते हैं। इसकी जो गहराई होती है 50 किलोमीटर के करीब होती है। फिर मध्यवर्ती जो भूकंप होते हैं वो 50 से 250 मीटर की गहराई पे होते हैं, यहाँ कहीं होते हैं। और फिर गहरे या पातालीय भूकंप जिनकी गहराई होती है 250 से लेकर के 750 किलोमीटर जमीन के अंदर। तो ये 3 कैटेगरी बांटी गई है, और आपको भी अपने उत्तर में इस तरीके की चीज़ें लिखनी होंगी, तब जा करके चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो ये भूकंप के 3 प्रकार हैं, 3 वर्ग हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर भूकंप के जो वैश्विक विस्तार की बात की जाए तो वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ये थोड़ा सा प्रमोशन हमारा देख लीजिए। इसके तहत हमारे 2 बैच चल रहे हैं, एक तो अब की बार मेंस पर और दूसरा शून्य से शिखर बैच। तो आप जिस बैच के लिए एलिजिबल हो, अगर इस बार में मुख्य परीक्षा दे रहे हो, मेंस लिख रहे हो, तो आप जो है अब की बार मेंस पार बैच से ज्वाइन करिए। क्योंकि यहाँ क्या है कि 15 जून तक आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है टॉपिक वाइज प्लस पीवाई की, वो सारे कराए जाएंगे, और करीब करीब 500 प्रश्न आपको यहाँ दिए जाएंगे। यहाँ क्या है कि डेली जो है 6 से 8 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। मतलब 6 क्वेश्चन तो हम लिखने के लिए दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन जो हम डेली यूट्यूब पे करा रहे हैं। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन यहाँ मिल रहा है आपको। आप डेली प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उसका आंसर लिख के दिखाना है। फिर सेम डे ही इसकी मार्किंग हो जाएगी, और फिर जो है इसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और यही प्रक्रिया इस बैच में भी चलेगी, शून्य से शिखर बैच। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे किसी कारण से, समझ लीजिए कि भाई चाहे वो आयोग की गलती हो, चाहे वो अपने पारिवारिक समस्याओं में उलझे हों। क्योंकि देखिए अगर कोई पीटी फेल हो रहा है तो उसे कई कारण हो सकते हैं, या वो बच्चे जो इस बार मुख्य परीक्षा को लेकर के मतलब 2025 को लेकर के सीरियस हैं, तो वो इस बैच से जुड़िए, शून्य से शिखर बैच। वहाँ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी अब की बार मेंस पार वाले बैच की ही। बस फर्क इतना रहेगा कि यहाँ जो हम 8 क्वेश्चन देते हैं, यहाँ क्या है कि 2 से 4 क्वेश्चन डेली देंगे। और वैसे ही आपको अपने प्रश्न को लिख करके दिखाना होगा, उत्तर को वैसे ही मार्किंग होगी, और वैसे ही जो है मॉडल आंसर दिया जाएगा। ये देखिए इस तरीके से जो है मार्किंग की गई है, जो भी कमी है वो बताई गई है, और फिर लास्ट में ये मॉडल आंसर भी आपको दिया गया है। तो आप दोनों बैच में से जिसके लिए योग्य हो आप जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। अब अगर विश्व की प्रमुख भूकंप पेटियों की अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर जो है वो तटीय पेटी है, सबसे पहली और सबसे बड़ी पेटी। और इसके तहत अगर देखा जाए तो यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप जो है वो क्षेत्र है, जहां संपूर्ण विश्व के करीब 75 से 80% भूकंप जो है वो यहीं से आते हैं। मतलब जो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है वहाँ करीब 75 से 80% भूकंप इसी क्षेत्रों में आते हैं। इसे ही रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके प्रीलिम्स में ये पूछा भी गया। तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, तो ये भूकंप की पेटियों से संबंधित है, और ये प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि आते हैं। अगर आप इन देशों को अपने मतलब रिकॉल कर पा रहे हैं, अगर मैप आपका विश्व में होगा तो सोचिए चिली कहाँ है। चिली जो है वो दक्षिण अमेरिकी देश है चिली। उसके ऊपर कैलिफोर्निया, नॉर्थ जो अमेरिका है महाद्वीप, बेसिकली अमेरिका का ये पार्ट है। अलास्का आप देख रहे होंगे कि जो कनाडा के ऊपर किनारे लगा हुआ है, वो अलास्का वाला क्षेत्र है।
फिर वहाँ से फिर ये जापान में आ जाते हैं, और जापान से फिर दक्षिण होते हुए मतलब डायरेक्ट फिलीपींस होते हुए ये न्यूजीलैंड तक की जो है वो यात्रा कर, मतलब कितने बड़े भूभाग को जो है ये कवर कर रहा है। यह भूकंप का सीधा यहाँ भूकंप का सीधा संबंध जो है प्लेटीय अभिसरण से है। मतलब ये महत्वपूर्ण है कि देखिए प्लेटें क्या होती हैं, जो प्लेटें होती हैं या तो अभिसरित होती हैं या तो अपसरित होती हैं। तो अपसरित में क्या होती हैं कि प्लेटें दूर जा रही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी भूकंप उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनका जो है वो मतलब उनका प्रभाव क्षेत्र कम होता है और वो सीमित जगहों पे ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो है कि जहाँ प्लेटों का अभिसरण होता है वो एक बड़े भूभाग पे होता है, और इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है बड़े बड़े भूकंप इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं। तो यही आप बता रहे हैं, भूपर्पटी के चट्टानी संस्तरों में भ्रंशन तथा ज्वालामुखी सक्रियता से है। मतलब ये जो भूकंप का क्षेत्र है प्रशांत महासागरीय, तो प्लेटों के अभिसरण से है, ना कि अपसरण से। तो ये प्लिम्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है, प्लिम्स को लेकर के एक अच्छा फैक्ट है। और भूपर्पटी के चट्टानों के संस्तरों में भ्रंशन, ये तो आप जान ही रहे होंगे, प्लस ज्वालामुखी की सक्रियता से। अगर ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो भूकंप आते ही आते हैं भाई। जहाँ बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं, चूँकि आप समझ ही रहे होंगे, जो मैंने ज्वालामुखी में पढ़ाया ही है कि जब मैग्मा ऊपर की तरफ निकलता है तो बहुत फोर्स के साथ निकलता है, और उसमें सबसे ज़्यादा तो जल वाष्प के कण रहते हैं और फिर और ज़्यादा खनिज मिनरल्स होते हैं। तो ये इतने बेग से निकलते हैं कि वहाँ की जो धरती है वो हिल जाती है, जो भूकंप का कारण बनती है। तो पहला आपने बताया कि प्रशांत महासागरीय पेटी। अब दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है कि मध्य महाद्वीपीय पेटी के बारे में आप बताइए कि इस पेटी में विश्व के 21% भूकंप जो है वो आते हैं। मतलब जो दूसरा महत्वपूर्ण पेटी है, यह प्लेटीय अभिसरण का जो है क्षेत्र है। मतलब यहाँ भी जो है प्लेटें अभिसरित हो रही हैं, मतलब आकर के टकरा रही हैं, अपसरण नहीं हो रहा है, मतलब दूर नहीं जा रही, टकरा ही रही हैं। यह जो पट्टी है केप वर्डे से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को पार कर आल्प्स, काकेकस और हिमालय जैसी नवीन पर्वत श्रेणियों से जो है होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। भारत का भूकंप क्षेत्र इसी पेटी के अंतर्गत जो है वो सम्मिलित है। बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इसका अगर देखा जाए तो 21% भूकंप यहाँ से आते हैं, और यहाँ भी जो है वो प्लेटें जो हैं आपस में अभिसरित हो रही है, मतलब टकरा रही हैं, ना कि दूर जा रही हैं। तो ये आप बताइए दूसरी चीज़। और इसकी जो शुरुआत होती है बेसिकली, इसका जो क्षेत्र होता है अटलांटिक महासागर, फिर भूमध्य सागर को पार करके आल्प्स और काकेकस, जो रूस वाला जो क्षेत्र है, जो यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए ये अपने भारत में जो हिमालय जैसी जो नवीन पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये पूरा बेल्ट ही जो है म्यांमार तक जो है घेरे हैं। तो यहाँ तक इसका विस्तार है, और भारत का जो भूकंप क्षेत्र है इसी के अंतर्गत आता है। तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी के बारे में आपने बताया, जो दूसरा है। और तीसरा अगर देखा जाए तो मध्य अटलांटिक पेटी, मतलब जो तीसरा वैश्विक भूकंप की जो विस्तार है, तो यह अपसारी प्लेट सीमा को चिन्हित करता है। यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ अपसार हो रहा, प्लेटों का अपसरण हो रहा है, मतलब प्लेटें दूर जा रही हैं। ये पिछले दोनों से, मतलब प्रशांत महासागरीय पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी से यहाँ की जो भूकंप की चीज़ें हो रही हैं वो अलग प्रक्रिया के तहत हो रही है कि प्लेटों के अपसार से हो रही हैं। इस पेटी का विस्तार उत्तर में आइसलैंड से होकर के दक्षिण में बोवेट द्वीप तक है। मतलब इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो थोड़ा और कम है, और ये प्लेटों के अपसरण से इसका जो है वो निर्माण हो रहा है। फिर अगर अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो इसमें पूर्वी अफ्रीका की लंबी भूभ्रंश घाटी, अदन की घाटी से अरब सागर तक का क्षेत्र तथा हिंद महासागर की जो भूकंपीय पेटी जो है वो सम्मिलित की जाती है। मतलब अन्य क्षेत्रों में अफ्रीका की आपने बात कर दी, हिंद महासागर क्षेत्र की जो भूकंपीय पेटी है उनकी भी जो चर्चा आपने कर दी। तो ये भूकंप का जो है ये ABCD करके 4 वैश्विक इसका वितरण है भूकंप पेटियों का, तो उसके बारे में आपने बता दिया। और यही आज के जो है
आपके प्रश्न का उत्तर था कि भूकंप क्या है, भूकंप के बारे में बताया, ये कितने वर्गों में विभाजित है, तो 3 वर्गों में, और उसका क्राइटेरिया कैसे है कि जो प्रथम है वो 1 से 50 किलोमीटर की गहराई से, दूसरा 50 से 250, और फिर तीसरा 250 से 750 की गहराई तक, वो आपने बताया। फिर अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी और मध्य द्वीपीय महाद्वीपीय पेटी के बारे में आपने बताया, और चौथा जो अफ्रीका और हिंद महासागर से जो सटे क्षेत्र है उसके बारे में। देखिए यहाँ हम मैप का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि मैप में क्या है कि हमारा आर्ट इतना बढ़िया है नहीं, तो हम उसको बना नहीं सकते थे, और हमने 1-2 मैप दिया भी अपने एडिटर को लगाने के लिए, तो वो वाटरमार्क आ जा रहा था, मतलब वो कॉपीराइट का इशू आ रहा था, तो हम उसको दिखा नहीं पाए। तो हमारा ये इस प्रश्न के में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप इस प्रश्न को करिए तो साथ ही साथ एक जो है मैप खोल करके देख लीजिए, और जो हमने फैक्ट बताया है उसको आप मैप के तहत अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको एक ही बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और देखिए ज्योग्राफी के पेपर में तो ये स्मार्ट काम करना ही है, क्योंकि अगर ज्योग्राफी में आपके अंदर मैप की जानकारी नहीं है, मतलब आपका मैप पे कमांड नहीं है, तो आप प्रीलिम्स में तो गलत करेंगे ही करेंगे, मुख्य परीक्षा में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि मैप की चीज़ें नहीं है तो आप रटने का प्रयास करेंगे, और रटने का प्रयास करेंगे तो आप चीज़ों को भूलेंगे। कम से कम एटलीस्ट भारत का मैप, विश्व का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन देशों की क्या अवस्थिति है, सागर कौन कहाँ कैसे है, सारी चीज़ें। तो आप लोग से ये मेरी गुजारिश है, और एक तरीके से एक शिक्षक के रूप में एक आदेश भी है कि इस प्रश्न को जो है मैप के साथ जोड़ के करिएगा। तो ये कुछ लिंक्स हैं हमारे, एक तो समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, इससे तो आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं टाइम टू टाइम हम यहाँ इसका पीडीएफ भी देंगे। बहुत सी सूचनाएं हमारे एडमिन्स के द्वारा यहाँ दी जाती हैं, आपकी कोई क्वेरी होती है तो वो भी यहाँ सॉर्ट आउट किया जाता है। मतलब हमसे 24 घंटा जुड़े रहने का सबसे बेहतरीन माध्यम ये टेलीग्राम है। साथ ही साथ ये हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो समृद्धि आईएएस का जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिस है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चैनल है और आपकी तैयारी के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी रहे हैं। और आप अगर देख रहे होंगे कि इन दोनों चैनलों में आपकी तैयारी से संबंधित बहुत सी काम की चीज़ें यहाँ दी गई हैं, तो आप लोग जो है इसका लाभ उठाइए, इससे जुड़िए। और जो है यहाँ एक चीज़ और आपसे कहेंगे, यदि आपको लग रहा है कि किसी टॉपिक पे जो है दिक्कत आ रही है तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, उस पर हम वीडियो भी बनाएंगे। और अगर आपको हमसे बात करनी है या हमारे किसी बैच से जुड़ना है तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।